अच्छा जी, मोस्टली हम देखते हैं कि ओरिएंटेशन क्लासेस में हमें जो है वो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं प्लेटो और एरिस्टोटल। दिस वाज़ द रीज़न कि मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट टॉपिक चूज़ किया है जो है माओ। माओ ज़ेडोंग जो है वो हमारे पास बेसिकली पॉलिटिशियन था, लेकिन इसने बुक्स लिखी थी जिस वज़ह से इसको फिलॉसफर की कैटेगरीज़ में समझा जाता है। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन्स हैं वो मैं बाद में देख लूँगी, ठीक है? अ, आप लोग ये टॉपिक कवर कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है? ओके जी। अब हम आ जाते हैं माओ ज़ेडोंग पे, जो कि हमारे पास फिलॉसफर के नाम से जाना जाता है और ही वाज़ रिस्पांसिबल फॉर चाइनीज़ रिवॉल्यूशन। चाइनीज़ कम्युनिज़्म किसके बिहाफ़ पे आया था? माओ ज़ेडोंग के बिहाफ़ पे आया था और यहाँ पर इस वज़ह से इसको जो है वो फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है और ही वाज़ द लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कि सीसीपी है, अभी तक वही है, ठीक है? एहसान एस गुज्जर, मुझे पता चल रहा है कि आप मेरी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, सो डोंट डू दैट अगेन। अच्छा जी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें इसकी फ़िलॉसफ़ी पे डायरेक्ट आना है, इसकी डेट ऑफ़ बर्थ और डेट ऑफ़ डेथ यहाँ पर लिखने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को एमसीक्यूज़ में हेल्प आउट हो जाए। उसके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ़ बर्थ और डेट ऑफ़ डेथ लिखने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है? ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये मोस्टली क्वेश्चन्स में हमारे पास नहीं लिखनी होती, क्वेश्चन के आंसर में नहीं लिखनी होती, ये सिर्फ़ एमसीक्यूज़ के लिए होती है। अब हम आ जाते हैं इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ। इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को माओइज़्म कहा जाता है या मार्क्सिस्ट लेनिनिज़्म कहा जाता है। अब इसको मार्क्सिस्ट लेनिनिज़्म क्यों कहा जाता है? माओइज़्म तो आपको पता लग गया है कि ये इसके नाम से माओइज़्म की फिलॉसफी है। मार्क्सिस्ट लेनिनिज़्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंस्पायर्ड था कार्ल मार्क्स से और लेनिन से। कार्ल मार्क्स ने एक बेसिकली जो है वो फिलॉसफी जो दी थी, वो इम्प्लीमेंटेड नहीं थी कहीं पर भी। इम्प्लीमेंटेड नहीं थी से ये मुराद है कि उसने फिलॉसफी तो दी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन की, लेकिन उसकी फिलॉसफी के बाद कोई भी खास रिवॉल्यूशन नज़र नहीं आई। उसके बाद लेनिन ने मार्क्स से इंस्पायर होके लेनिनिज़्म की फिलॉसफी दी। तो टेक्निकली हमें माओइज़्म से पहले मार्क्सिज़्म और लेनिनिज़्म पढ़ना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये हमारी ओरिएंटेशन क्लास है और मैं डिफरेंट टॉपिक चूज़ करना चाहती थी, तो मैंने माओइज़्म चूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इसको मार्क्सिस्ट लेनिनिज़्म क्यों कहा जाता है। इसके नीचे मैंने जैक्वास डेरिडा की एक डेफिनिशन लिखी है। ये मैं साथ-साथ आपको रीज़न भी बताती जा रही हूँ और टॉपिक भी बढ़ाती जा रही हूँ। जैक्वास डेरिडा कहता है कि माओइज़्म जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि एलिमेंट्स ऑफ मार्क्सिज्म, नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म को कंबाइन करता है। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी क्या थी? मार्क्स चाहता था कि कम्युनिज्म आए। वो चाहता था कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट आए, यानी कि मिडल क्लास की डिक्टेटरशिप आए। मिडल क्लास जो है वो अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करें। ये मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमने कार्ल मार्क्स पे फोकस नहीं करना। उसके बाद माओ ने मार्क्सिज्म एस्टैब्लिश किस बेसिस पे करने की कोशिश की? नेशनलिज्म की बेसिस पे। वो चाहता था नेशनल सॉलिडेरिटी की बेसिस पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को एस्टैब्लिश किया जाए, गवर्नमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाए। उसके बाद वो साथ ही साथ ये कहता है कि हम एंटी इंपीरियलिज्म चाहते हैं। वो ये चाहता था कि जो अपर क्लास ने अपना इंप्रेशन छोड़ा हुआ है लोअर क्लास पे, उसको खत्म कर दिया जाए। अपर क्लास की जो लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए। जो डिफरेंसेस हैं, क्लास डिफरेंसेस हैं, उसको खत्म कर दिया जाए। इस वजह से जैकॉस डेरिडा ने ये कहा कि माओइज़्म जो है वो कंबाइन करता है एलिमेंट्स ऑफ माओइज़्म, नेशनलिज्म एंड एंटी इंपीरियलिज्म। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जैकॉस डेरिडा की डेफिनिशन क्यों लिखी है कि आप लोगों को मैं यहाँ सिंपल वर्डिंग में भी बता सकती थी कि माओइज़्म क्या है। लेकिन यहाँ पर लिखने का मकसद ये है कि जब आप विद रेफरेंस टू सम फेमस राइटर या टू सम फेमस फिलॉसफर पेपर में कुछ लिख के आते हैं, तो उसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो सिर्फ़ ये एक रीज़न थी कि यहाँ पर मैंने जो है वो जैकॉस डेरिडा की डेफिनिशन यूज़ की रादर देन कोई मैं सिम्प्लिफाइड डेफिनिशन यूज़ करती। अब हम देखते हैं कि बेसिकली माओइज़्म के एलिमेंट्स क्या हैं, माओइज़्म के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले माओ ज़ेडोंग ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई जिसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ न्यू डेमोक्रेसी। अब इसको मैं सबसे पहले आसान अल्फाज में मैं आपको बताती हूँ। ये एक टर्म थी जो कि बेसिकली माओ ज़ेडोंग ने ही कॉइन की थी और ये 1940s में इसने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। जिसमें ये कहता था कि मैं एक नई टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करूँगा। अब न्यू डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? ये कहता था कि मैं एक ऐसी डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करूँगा, जहाँ पर लोग बाय चॉइस
मोनार्की को एक्सेप्ट करेंगे। अब मोनार्की क्या थी? बेसिकली इसने मोनार्की एस्टैब्लिश नहीं की थी, लेकिन इसने वन पार्टी सिस्टम एस्टैब्लिश किया था। वन पार्टी सिस्टम से क्या मुराद है कि चाइना में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये चाहता था कि सिर्फ वन मैन पावर हो। वन मैन पावर ना भी हो तो पावर इन वन हैंड हो, यानी कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में सारी की सारी पावर है। तो डेमोक्रेसी ये इस टाइप की है, यहाँ पर लोगों के पास चॉइसेस हैं, लेकिन चॉइस क्या है? सिर्फ ये है कि यू कैन चूज़ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो लोग बाय चॉइस मोनार्की को एक्सेप्ट करेंगे। ये न्यू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होगी। यहाँ पर लोगों के पास दूसरी चॉइस नहीं है, लेकिन लोग एक ही चॉइस पे खुश हैं। वो ये कहता है कि क्योंकि हम सोशल रिवॉल्यूशन, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, इस वजह से लोग हमारी वन पार्टी सिस्टम से भी खुश हैं। इसलिए इसने न्यू डेमोक्रेसी की टर्म कॉइन की थी और न्यू डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई थी। अब ये कहता है कि ये जो न्यू डेमोक्रेसी है ना, ये क्या है? ये एक लॉन्ग रोड है टुवर्ड सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या है? कम्युनिज्म जो कि कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कम्युनिज्म बेसिकली क्या था? जो कि अभी हम आगे माओइज़्म सारा पढ़ेंगे, उसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो कम्युनिज्म के हैं। लेकिन जब कम्युनिज्म को सोशल वेलफेयर के लिए एस्टैब्लिश किया जाए, लोगों की फलाह-ओ-बहबूद के लिए एस्टैब्लिश किया जाए, तो उसे सोशलिज्म कहा जाता है। तो ये कहता है कि जब हम न्यू डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करेंगे, तो ये हमारा सोशलिज्म की तरफ रोड होगा। लोगों की वेलफेयर भी होगी और लोगों की चॉइस भी होगी। लोग ये चूज़ करेंगे खुद, बाय चॉइस चूज़ करेंगे। वो ये नहीं समझेंगे कि हम पे इम्पोज़ किया जा रहा है। अब ये जो न्यू डेमोक्रेसी थी, इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं कि इसने न्यू डेमोक्रेसी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई। तो इसकी बैकग्राउंड जो था, वो कुछ इस तरह से था कि चाइना के जो अर्ली 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन थी। अब वो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस क्या थी? बेसिकली वहाँ पर जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी होती थी एक, जो कि लीडरशिप थी उनकी, और वो काइंड ऑफ इम्पीरियलिस्ट लोग थे। वो लोग जो है वो मिडल क्लास को ऊपर नहीं आने देते थे। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी थी वो बेसिकली। तो उस वक़्त जो लेबर क्लास थी, वो ये चाहती थी कि उनको उनके राइट्स दिए जाएँ, उनको रिप्रेज़ेंटेशन दी जाए। तो ये रीज़न थी कि माओ ज़ेडोंग ने न्यू डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की, और ये चाहता था कि नेशनल इंडिपेंडेंस हो, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हो, जिसमें लोअर क्लास को भी इख्तियारात दिए जाएँ, लोअर क्लास को भी गवर्नमेंट रिप्रेज़ेंटेशन दी जाए। उसके बाद वो कहता है कि ये जो न्यू डेमोक्रेसी है ना, ये 2 स्टेज रिवॉल्यूशन होगी। फर्स्ट स्टेज रिवॉल्यूशन और सेकंड स्टेज रिवॉल्यूशन। जो फर्स्ट स्टेज रिवॉल्यूशन है, उसमें हमारा जो नेशनल लिबरेशन होगी और डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टैब्लिश किया जाएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम कौन सा एस्टैब्लिश किया जाएगा? न्यू डेमोक्रेसी, जिसमें सिर्फ वन पार्टी होगी, जिसमें सब लोग सिर्फ वन पार्टी को चूज़ करेंगे, खुशी से चूज़ करेंगे। और नेशनल लिबरेशन से क्या मुराद है? कि वो चाहता था कि पब्लिक फ्रॉम द क्लचेस ऑफ बॉर्जुआज़ निकल जाए। वो चाहता था कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो यहाँ से चले जाएँ, उनकी लीडरशिप खत्म हो जाए, उनके क्लचेस से जान छुड़वा ली जाए पब्लिक की। अब सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज में वो कहता है कि हम ट्रांज़िशन करेंगे इस डेमोक्रेसी को इंटू अ सोशलिस्ट सोसाइटी, इंटू अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या है, ये हम साथ-साथ अभी आगे देखते रहेंगे। आप लोगों के जो क्वेरीज़ हैं, वो क्लियर हो जाएँगी। फिर वो कहता था कि ये न्यू डेमोक्रेसी जो है ना, वो किस बिहाफ़ पे आएगी? ये आएगी यूनाइटेड फ्रंट के बिहाफ़ पे। अब यूनाइटेड फ्रंट के बिहाफ़ से क्या मुराद है? कि वो कहता था कि अब जो क्लासेस थी ना, एक अपर क्लास थी, लोअर क्लास थी, मिडल क्लास थी, वो क्लासेस हम खत्म कर देंगे। सिर्फ़ एक फ्रंट होगा, सब लोग बराबर होंगे। तो जो इक्वालिटी ये लेके आ रहा था, उसने नाम दिया यूनाइटेड फ्रंट का। अब इसमें कोई भी डिफरेंट क्लास नहीं होगी, कोई इंपीरियलिज़्म नहीं होगा, कोई कैपिटलिज़्म नहीं होगा, कोई फ्यूडलिज़्म नहीं होगा। सब लोग एक बराबर होंगे, सबके पास इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ टू अर्न होंगी, सबके पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी टू एजुकेशन होगी। तो ये एक ऐसी सोसाइटी को रिफ़ॉर्म करना चाहता था। फिर वो कहता है कि इसमें रोल ऑफ पेजेंट्री बहुत है। अब पेजेंट्री से क्या मुराद है? पेजेंट्री से ये मुराद है कि जो लोग वहाँ पर लोअर क्लास से रूरल एरियाज़ में रहते थे, जो लोग एग्रीकल्चर करते थे, वो लोग मेहनत करते थे, लेकिन उनको उनका बेनिफिट नहीं होता था। जबकि बेनिफिट कौन ले जाता था? जो लैंडलॉर्ड्स थे। तो ये कहता है कि यहाँ पर जो मैं न्यू डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत रोल प्ले करेंगे हमारे लोअर क्लास, हमारी जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है। वो रेवोल्यूशन लेके आएँगे। वो किस तरह रेवोल्यूशन लेके आएँगे, साथ-साथ आपको समझ आती जाएगी। वो कहता है कि मैं लैंड रिफॉर्म्स करूँगा। कौन-सी लैंड रिफॉर्म्स करूँगा, ये भी अभी आपको आगे समझ में आ जाएगी। ये इसका था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ माओइज़्म। हम अब देखते हैं सेकंड कंपोनेंट क्या है। वो कहता है कि ये सारी बातें तो होगी कि न्यू
डेमोक्रेसी आनी चाहिए, लेकिन किस तरह आनी चाहिए? किस तरह आएगी जबकि यहाँ पर बॉर्जुआज़ की लीडरशिप है, यहाँ पर कैपिटलिस्ट की लीडरशिप है, यहाँ पर अपर क्लास की लीडरशिप है। तो वो कहता है कि मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पीपल्स वॉर और ये पीपल्स वॉर बेसिकली क्या थी? एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट थी। माओ की कोटेशन है ये पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। तो वो कहता है कि बेसिकली जो पॉलिटिकल पावर है ना, वो कहाँ से आती है? वो हमेशा वॉयलेंस से आती है। तो अब हम भी वॉयलेंस करेंगे। जब हम वॉयलेंस करेंगे तो पॉलिटिकल पावर किसके पास आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी, यानी लेबर क्लास के पास आ जाएगी। क्योंकि माओ खुद एक लेबर क्लास से बिलॉन्ग करता था, तो माओ ने कहा कि हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए। तो वो अब पीपल्स वॉर करने जा रहा है। तो वो कहता है कि ये जो पीपल्स वॉर है ना, ये एक रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल है जो कि हमें अगेंस्ट बोर्जुआज़ लड़नी है। अब इसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये जो हमारी पीपल्स वॉर है बेसिकली, इसमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? सबसे पहले वो कहता है कि हमें एक प्रोट्रैक्टिव वॉरफेयर करना है। प्रोट्रैक्टिव वॉरफेयर यानी लॉन्गर पीरियड ऑफ वॉरफेयर। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम आज रेवोल्यूशन लेके आएँगे और कल रेवोल्यूशन आ जाएगी। तो हमें सब्र रखना है। हमारी बेशक हम लोग वीक फ़ोर्स हैं, लेकिन हमारी जो रेवोल्यूशन है ना अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेज़िस्ट कर सकें, हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सस्टेन कर सकें, तो हम एक स्ट्रॉन्गर एनिमी को भी हरा सकते हैं। वो कहता था कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंट रहना है। हमें सिर्फ़ अपनी स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करना है थ्रू आउट। तो ये एक हमारी पीपल्स वॉर की एक की प्रिंसिपल। उसके बाद वो कहता है कि पीपल्स वॉर के लिए हमें मास पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। मास पार्टिसिपेशन, मास का वर्ड पॉलिटिकल साइंस में जब भी यूज़ होगा तो ये इट रेफर्स टू पब्लिक यानी कि मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब हम पीपल्स वॉर करेंगे तो हम मेजॉरिटी को इन्वॉल्व करेंगे और मेजॉरिटी कौन होती है? आप कहीं किसी भी कंट्री में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, इंडिया में देख लें, मेजॉरिटी क्लास कौन होगी? जो लोअर क्लास होगी या जो मिडल क्लास होगी। कभी भी अपर क्लास जो है ना वो नंबर्स में ज़्यादा नहीं होती। पॉपुलेशन जो है वो हमेशा लोअर क्लास या मिडल क्लास की ज़्यादा होती है हर कंट्री में। तो वो कहता है कि अब हमें जो है ना वो मासेस को मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है। मैसेज को ये रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि अगर आप भी पीपल्स वॉर में हमारे साथ हैंड इन हैंड चलेंगे, हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं। हम रेवोल्यूशन लेके आएँगे तो हमें हमारे राइट्स मिल जाएँगे। तो वो कहते हैं पीपल्स वॉर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मोबिलाइज़ किया जाए मैसेज को। उसके बाद वो कहता है कि अब क्योंकि लेबर जो यूनियन थी, जो कि लेबर क्लास थी, वो वीकर थी। तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाके डायरेक्टली आर्मी से लड़ने लग जाएगी। तो यकीनन उसको कुछ जो है वो टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ेंगे। अब वो क्या होंगे? वो गुरिल्ला टैक्टिक्स। अब गुरिल्ला टैक्टिक्स किसे कहा जाता है? छुप के वार करने को। गुरिल्ला का नाम ही यहाँ से दिया गया है कि वो कभी भी सामने से आके नहीं लड़ता, वो हमेशा बैक पे आके अटैक करता है। तो वो कहता है कि हमें जो है ना क्योंकि हम वीकर लोग हैं, हम मिडल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं और अपर क्लास के पास पावर है, उसके उनके पास जो है वो कैपिटल है, उनके पास एसेट्स हैं, तो हम उनसे कभी लड़ नहीं सकते। उनके पास जो है वो आर्म्स भी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम डायरेक्टली जो है वो उन पे अटैक नहीं कर सकते। तो हमें टेक्नीक से चलना पड़ेगा, हमें छुप के वार करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम वीक हैं और हम उनके सामने नहीं आ सकते। तो हमें क्या करना है गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करनी है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बेस एरियाज़ यूज़ करें। अब ये सारी बात जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये इसने प्रैक्टिकली जो है ना चाइनीज़ रिवॉल्यूशन लाने के लिए की थी, जो कि हम चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं। तो इसने बेस एरियाज़ ये कहते हैं एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। अब बेस एरियाज़ किस तरह से एस्टैब्लिश करने हैं? यहाँ पर जो है वो कुछ ऐसे एरियाज़ एस्टैब्लिश करने का कह रहा है जहाँ पर हम लोगों को की सपोर्ट हासिल करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी लोअर क्लास एक जगह पे रहती है। लोअर क्लास हर शहर में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रहती है। तो वो कहता है कि हमारा बेस एरिया कुछ होगा कि जहाँ पर लेबर यूनियन आएगी, मीटिंग्स होंगी और उनको जो है वो रिवॉल्यूशनरी कॉन्शसनेस उनमें इंडल्ज की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि हमें रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस वक़्त एफर्ट्स करनी पड़ेंगे। हमें इस वक़्त अगेंस्ट बोर्जुआज़ लड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है कि इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता हम अपनी एक छोटी-सी लेबर यूनियन को नेशन नेशन वाइड स्प्रेड कर देंगे नेशनलिज्म की बेसिस पे, नेशनल सॉलिडेरिटी की बेसिस पे। इस वजह से कहा जाता है कि इट कंबाइन्स मार्क्सिज्म विद नेशनलिज्म, ठीक है? तो वो कहता है कि हमें लोगों की सपोर्ट, लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लाने की ज़रूरत है।
उसके बाद वो बात करते हैं कि लोग जो है ना वो पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं है। इस वजह से उनको नहीं पता कि हमें भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। इस वजह से लोग जो हैं वो अगेंस्ट गवर्नमेंट कभी भी नहीं जाते। जब उन्हें ये समझ में आ जाएगी कि हमें भी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है, तो वो भी अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये हमने जो है ना वो पॉलिटिकली एजुकेट करना है लोगों को। लोगों को ये बताना है कि अगर हम रेवोल्यूशन लेके आ जाएँगे, तो कल को हम भी अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस तरह जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पीपल्स वॉर को एस्टैब्लिश करेगा। ये इसके 2 पॉइंट्स हो गए। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है? अब वो कहता है कि कॉन्शसनेस जो है वो हमने इंजेक्ट करनी है लोगों में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इसने एक नई थ्योरी दी जिसे ये कहता है थ्योरी ऑफ मास लाइन। अब ये जो थ्योरी ऑफ मास लाइन है ना, ये बेसिकली इसको माओस वैनगार्डिज्म भी कहा जाता है और ये वैनगार्डिज्म बेसिकली लेनिन ने इंट्रोड्यूस कराया था, माओ ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। वैनगार्डिज्म एक जो है वो थ्योरी थी लेनिन की जिसमें वो कहता है कि हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है, जो कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वो डोर टू डोर जाएँगे और लोगों में मिडल क्लास में और लोअर क्लास में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इंजेक्ट करेंगे। वो कहता है कि वो लोगों को पॉलिटिकली कॉन्शियस करेंगे। वो लोगों को ये बताएँगे कि किस तरह से हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ना चाहिए, रेवोल्यूशन लेके आनी चाहिए। तो ये वैनगार्डिज़्म था जिसके लिए इसने कहा कि हम थ्योरी ऑफ मास लाइन चलेंगे। अब थ्योरी ऑफ मास लाइन बेसिकली क्या थी? वैनगार्डिज़्म को प्रैक्टिकलाइज़ करने के लिए उसने कहा कि हमें मास लाइन स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब मास लाइन स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? उसमें वो कहता है कि सबसे पहले हम एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाएँगे, जिसमें हर जो हमारा मेंबर होगा उसको इख्तियार होगा कि वो अपने-अपने आइडियाज़ रिप्रेज़ेंट कर सकता है। लोग डिफरेंट आइडियाज़ देंगे जिसमें वो ये बताएँगे कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये जो मास लाइन मूवमेंट होगी ये फ्रॉम द मैसेज होगी और टू द मैसेज होगी। इसका मतलब ये है कि जो रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी मैसेज होंगे यानी कि वो भी लोअर क्लास या मिडल क्लास में से होंगे और जिनमें इंजेक्ट की जा रही है वो भी लोअर क्लास या मिडल क्लास में से होंगे। वो कहते हैं सब लोग अपने आइडियाज़ देंगे। उसके बाद ये देखा जाएगा कि वो आइडियाज़ जो हैं वो क्या मार्क्सिज़्म की रिवॉल्यूशन पे प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्या यही अल्टीमेट हमारा इंटरेस्ट है मैसेज को में लाने का? तो अगर वो मार्क्सिज़्म की फिलॉसफी पे पूरा उतरते हैं, तो अब हम उसको प्रैक्टिकलाइज़ करेंगे। अब प्रैक्टिकलाइज़ किस तरीके से करेंगे कि मासेस के अंदर रिवोल्यूशनरी कॉन्शसनेस डोर टू डोर जाके लेके आएँगे और उनको ये बताएँगे कि हम भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। और इस तरह से हमारी जो रिवोल्यूशन है वो एडवांस होगी। किस तरह होगी कि जैसे-जैसे लोग जो है वो शामिल होते जाएँगे इस मूवमेंट में, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के माइंड्स आते जाएँगे, डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज़ आते जाएँगे, डिफरेंट टाइप्स के लोगों की स्किल्स आती जाएँगी। कोई कारपेंटर होगा, कोई हमारे पास जो है वो पेंटर होगा, तो वो कहता है कि हम जब बहुत सारे स्किल्स मैच कर जाएँगे, तो हम अपने आर्म्स खुद बना सकते हैं। हम खुद को पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, खुद को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो हम सामने से आके लड़ेंगे। और वो सामने से आके किस तरह से लड़े थे, ये हम चाइनीज़ पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे। उसके बाद वो कहता है कि ये सब कुछ तो हो गया, अगर हमारी जो है रिवॉल्यूशन कामयाब हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कल्चरल रिवॉल्यूशन लेके आएँगे। अब कल्चरल रिवॉल्यूशन से क्या मुराद है? यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हमारे जो लोअर क्लास और मिडल क्लास और अपर क्लास तीनों जब एक सोसाइटी में रहती है ना, तीनों डिफरेंट कल्चर को फॉलो कर रही होती हैं। तीनों क्लासेस जो हैं वो डिफरेंट पाथ पे चल रही होती हैं। अब अगर इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हम इसको पाकिस्तान पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोअर क्लास होगी, वो गली मोहल्लों में रहती होगी, जो मिडल क्लास होगी, वो किसी अच्छे पोश इलाके में रह रही होंगी और जो अपर क्लास होंगी, वो उससे भी बेहतर इलाके जैसे बहरिया टाउन, डीएचए उसमें रह रहे होंगे। फिर अब हम आ जाते हैं अगर हम कन्वेंस की बात करते हैं, तो जो लोअर क्लास होगी, उसके पास मेबी जो है वो बाइक होगी, जो मिडल क्लास होगी, उसके पास कोई छोटी-मोटी गाड़ी होगी, जो अपर क्लास होगी, उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होंगी। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन्स, एक्सेसरीज़ जितनी भी चीज़ें देख लें, हर जो क्लास है वो एक डिफरेंट कल्चर को फ़ॉलो कर रही है। लोअर क्लास जो है वो अपने काम पे से आती है तो वो घर आके इतने थके होंगे कि वो सो जाएँगे।
मिडल क्लास जो है उसको कुछ टाइम मिल जाता है कि वो फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर ले। अपर क्लास की बात अगर करते हैं तो वो पार्टीज़ करते रहते हैं। तो हर कल्चर जो है वो डिफरेंट है। अपर क्लास लोअर क्लास से डिफरेंट है, लोअर क्लास मिडल क्लास से डिफरेंट है। तो वो कहता है कि मैं कल्चरल रेवोल्यूशन भी लेके आऊँगा। मैं इस कल्चर को खत्म करूँगा। सारे कल्चर जो हैं वो सेम हो जाएँगे। मैं ऐसी सोसाइटी एस्टैब्लिश करूँगा जिसमें क्लास डिफरेंस बिल्कुल भी बचेगा ही नहीं। बूर्जुआज़ की आइडियोलॉजी जो है, जो अपर क्लास की आइडियोलॉजी है उसको रूट्स से खत्म कर दिया जाएगा और सब लोग सिर्फ़ एक पैटर्न पे चलेंगे। तब सोशलिज़्म जो है वो सक्सीड कर सकता है। अब ये जो कल्चरल रेवोल्यूशन का इसने वर्ड यूज़ किया था, ये बेसिकली इसने किया था फ्रॉम जो हमारी इसकी सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट चल रही थी फ्रॉम 1966 टू 1976 आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना। तो इसमें वो चाहता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए। उस वक़्त इसने ये कल्चरल रेवोल्यूशन की टर्म कॉइन की थी और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इस वज़ह से मैंने इसको रेड किया हुआ है। तो यहाँ पर इसके जो बैकग्राउंड था वो यही था कि ये जो है वो क्लास डिफरेंसेस को खत्म करना चाहता था, एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहता था। ये चाहता था कि जो कैपिटलिस्ट की जो कल्चर है उसको खत्म कर दिया जाए और सारे के सारे लोग जो हैं वो एक तरह से रहना शुरू हो जाएँ ताकि लोग एक-दूसरे से डिफरेंशिएट ना हो, लोग एक-दूसरे से डिस्क्रिमिनेशन महसूस ना करें। उसके बाद वो कहता है कि इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमें मास मोबिलाइजेशन और रेड गार्ड्स की ज़रूरत है। अब रेड गार्ड्स कौन है? रेड गार्ड्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो कि रेवोल्यूशन कैरी आउट करेगा। तो इसमें वो कहता है कि इंक्लूड मैं करता हूँ कुछ यंग स्टूडेंट्स को जो कि इस चीज़ को प्रमोट करेंगे कि हमें कल्चरल रेवोल्यूशन लाने की ज़रूरत है। और मास मोबिलाइजेशन क्या है कि मैसेस को मोबिलाइज़ करने की कोशिश की जाएगी। उनको ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमें कल्चरल यूनिटी की तरफ जाना है, हमें कल्चरल रिवॉल्यूशन की तरफ जाना है, हमें कल्चरल डिफरेंसेस को खत्म करना है। उसके बाद वो कहता है कि हम कल्चरल रिवॉल्यूशन लाने के लिए 4 ओल्ड्स को अटैक करेंगे। 4 ओल्ड्स क्या होंगे? ओल्ड कस्टम्स, कस्टम्स में क्या आ जाता है कि जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन अपर, मिडल एंड लोअर क्लास। ओल्ड कल्चर, कल्चर क्या था कि लोअर क्लास हमेशा स्लेव रहेगी, अपर क्लास मास्टर रहेगी और लोअर क्लास को जो है वो लोअर लेवल की जॉब्स दी जाएँगी, अपर क्लास को हायर लेवल की जॉब्स दी जाएँगी। उसके बाद जो ओल्ड हैबिट्स हैं, हैबिट्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि अपर क्लास जो है वो पार्टीज़ कर रही हैं, मिडल क्लास जो है वो कुछ टाइम निकाल के दोस्तों से मिल लिया और लोअर क्लास जो है वो इतने थके हैं कि उनके पास कुछ करने का टाइम ही नहीं है। और ओल्ड आइडियाज़ क्या थे? जिसमें लोग ये बिलीव करते थे कि लोअर क्लास जो है वो कभी भी अपर क्लास को बीट नहीं कर सकती। तो इन 4 ओल्ड ओल्ड चीज़ों को उसने अटैक किया था ताकि कल्चरल रिवॉल्यूशन लाई जा सके। और इनको अटैक कौन कर रहा है? रेड गार्ड्स कर रहे हैं। जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो रिवॉल्यूशन लेके आएँगे, यूथ रिवॉल्यूशन लेके आएगी। उसके बाद वो कहता है कि हमें जो है ना वो ये भी देखना है कि हमें जो काउंटर रिवॉल्यूशनरीज़ है ना उनको भी जो है वो चेक एंड बैलेंस उन पे रखना है। ऐसा ना हो कि हम यहाँ से अपनी मूवमेंट चलाते जा रहे हैं और ऑपोजिट साइड से भी एक मूवमेंट चल रही है जो कि कल्चरल रिवॉल्यूशन को आने ही नहीं दे रही, एस्टैब्लिश ही नहीं होने दे रही, जो कि ये चाहते हैं कि अपर क्लास हमेशा अपर रहे, मिडल मिडल रहे और लोअर लोअर रहे। तो वो कहते हैं कि इस पे भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है ताकि हम उसको काउंटर कर सकें, ऐसी रिवॉल्यूशन को काउंटर कर सकें। उसके बाद बात करता है ये डिस्रप्शन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमी, जिसमें वो ये कहता है कि जो हमारी जो डिस्क्रिमिनेशन है अमंग एजुकेशन एंड इकोनॉमी उस चीज़ को वो ख़त्म करेगा ताकि यहाँ पर जो डिफरेंसेस हैं क्लासेस में वो ख़त्म हो सकें। नेक्स्ट वो कहता है कि हम लैंड रिफॉर्म कैंपेन करेंगे ताकि कम्युनिज्म आ सके। अब कम्युनिज्म क्या था? यही था ना कि डिफरेंसेस ख़त्म करने। कम्युनिज्म ये है कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है ना, उसपे सिर्फ गवर्नमेंट का इख्तियार होगा। तो उसके लिए वो कहता है कि हमें लैंड रिफॉर्म कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। अब बेसिकली ये भी जो है ना वो इंस्पायर्ड बाय लेनिन था, जिसमें लेनिन ने एक जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था डिग्री ऑफ लैंड का। इसने उसको नाम दे दिया लैंड रिफॉर्म कैंपेन का, जिसमें वो कहता है कि हम लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करेंगे? वो कहता है कि लैंड को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि वेल्दी लोगों के पास भी रहेगा और पुअर लोगों के पास भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास अपर क्लास है, सारा का सारा लैंड उसी के पास है, उसी के पास सारे इख्तियारात हैं। कहता है हम इस इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो हमारी लोअर क्लास है, जो हमारी रूरल रूरल पॉपुलेशन है, जो कि किसान हैं, उनको भी कुछ इख्तियारात दिए जा सकें, उनको भी कुछ फाइनेंशियली जो है वो ग्रो करवाया जा सके। उसके बाद वो कहता है कि हमें ये देखना है कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं,
वो कौन लोग हैं? ऐसे कौन लोग हैं जिनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी है? जिनके पास इतना पैसा है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन के पास बाद भी उनके पास अभी भी वो अपर क्लास ही हैं। तो वो कहता है कि इस तरह उनको एक तो आइडेंटिफ़ाई करना है, फिर उनको ये देखना है कि वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं लोअर क्लास को, अगर वो अपने स्लेव्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि उनको सज़ा दी जाएगी। उनको सज़ा दी जाएगी और इकोनॉमिक और सोशल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर उनको एग्ज़ाम्पल बनाया जाएगा कि अगर वो अपनी जो उनके वर्कर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो उनको क्या पनिशमेंट दी जाएगी ताकि बाकी लोग जो हैं, जो कि लैंडलॉर्ड्स हैं, वो कभी भी ऐसे एक्सप्लॉइट ना करें। नेक्स्ट है हमारे पास कन्फिस्केशन एंड डीप डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वो ये कहता है कि लैंडलॉर्ड्स की जो प्रॉपर्टी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब ये किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? वो कहता है कि जब कोई लैंडलॉर्ड है उसके वर्कर्स काम कर रहे हैं, जैसे किसान काम कर रहे हैं, तो वो कहता है कि किसानों को सैलरीज़ नहीं दी जाएँगी। किसानों को सैलरीज़ के बजाय प्रॉफ़िट दिया जाएगा। जो जितना काम किया करेगा उसको उतना प्रॉफ़िट दिया जाएगा, ताकि वो भी ग्रो कर सके। जैसे ओनर ग्रो कर रहा है वैसे ही उसके वर्कर्स ग्रो कर सकें। तो उसका शेयर होगा इन द इंडस्ट्री, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, कुछ भी हो। तो जो भी कैपिटलिस्ट हैं उनकी बिज़नेस पे उनके वर्कर्स का भी इख्तियार होगा, उनके वर्कर्स के भी शेयर होंगे। तो इस तरीके से वो कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। उसके बाद वो कहता है कि क्लास स्ट्रगल जो है ना जैसे कि उसने कहा था कि पॉलिटिकल पावर कम आउट ऑफ बैरल ऑफ अ गन, तो वो बगैर क्लास स्ट्रगल जो है ना वो वायलेंस के बगैर नहीं हो सकती। तो इसमें वो कहता है कि ये ज़रूरी है कि कुछ क्लास स्ट्रगल में जो है वो वायलेंस क्रिएट किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कहता है कि पनिशमेंट दी जाएगी ताकि उसको एग्ज़ाम्पल बनाया जा सके, लैंडलॉर्ड को एग्ज़ाम्पल बनाया जा सके ताकि कभी भी वो दोबारा एक्सप्लॉइट ना करे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था? इसके एज़ एन इम्पैक्ट हमारे पास जो है वो एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो आई थी, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेरियन सोशलिज्म आता है। इसका ये एज़ अ इम्पैक्ट आया था। अब इसने उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रेरियन सोशलिज्म, जिसमें वो कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है ना वो प्राइवेट ओनरशिप पे नहीं होगी। अब क्या होगा सोशल ओनरशिप होगी। सोशल ओनरशिप कैसे होगी कि गवर्नमेंट खुद इस सब चीज़ों को सुपरवाइज़ करेगी। वो ये देखेगी कि कौन से वर्कर्स कितना काम कर रहे हैं और कौन से वर्कर्स को कितना शेयर मिलना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ये जो सारे के सारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हमारी इकोनॉमिक रेवेन्यू जनरेट करने वाली डिपार्टमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर होंगे। और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसकी कितनी डेली वेजेज़ होंगी, किसकी कितनी सैलरी होगी और किसकी कितनी शेयर होगा इन द इंडस्ट्री। तो ये सारी की सारी प्राइवेट ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसने खत्म कर दिया था। इसमें अगेन जो है वो उसने कहा था कि पेजेंट्री जो है वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि हमारी लेबर क्लास है। जिसमें वो कहते हैं कि मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो यही थी और वो ये रेवोल्यूशन में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने मेहनत की और उन्होंने एफर्ट्स करके रेवोल्यूशन लेके आए और अपर क्लास से ये इख्तियारात ले लिए जिस तरीके से प्राइवेट ओनरशिप गवर्नमेंट ने उनसे ली। अगर लेबर क्लास जो है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का साथ ना देती तो रेवोल्यूशन कभी भी ना आती। तो इस वज़ह से वो पावरफुल हो चुके थे और ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अगेन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की गई, यहाँ पर इक्विटेबल जो है वो रिसोर्सेज़ जनरेट किए गए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, ऑलरेडी बता चुकी हूँ ये बात मैं आपको, कि उन्होंने क्या किया कि शेयर डाल दिए, जो किसान थे उनके शेयर्स थे अब एग्रीकल्चर में। ऐसा नहीं था कि उनको सिर्फ़ सैलरीज़ दी जाएँगी, वो जितना काम करेंगे उनको उतना प्रॉफ़िट दिया जाएगा। अगर वो 1% मेहनत कर रहे हैं तो उनको 1% प्रॉफ़िट मिलेगा। उसके बाद वो कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिवाइज़ेशन आ गया, कोऑपरेटिव्स आ गए जिसमें सब लोग जो हैं अब वो ओनर्स हैं। अब सब लोगों का शेयर है क्योंकि एग्रीकल्चर में इंडस्ट्रीज़ में तो अब वो सारे ओनर्स हैं। तो अब उनके अंदर एक जो है वो सॉलिडेरिटी जनरेट हो गई है। अब लोग चाहते हैं कि हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। अब उन्हें पता है कि अपर क्लास और लोअर क्लास हम दोनों एक बराबर है। वो भी ओनर है और मैं भी ओनर हूँ। और अब जो है वो एक साथ काम कर रहे हैं। इस तरीके से एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स बन गए और रिसोर्सेज़ जो है वो इक्विटेबली शेयर हुए। इसमें भी जो है वो मोबिलाइज़ेशन और मास कैम्पेन्स की ज़रूरत पड़ी जो कि इसकी स्ट्रैटेजी थी शुरू से मास लाइन मूवमेंट की उसी पे चलते हुए उसी को इसने जो है वो अप्लाई करते हुए ये एग्रेरियन सोशलिज़्म लेके आया था। अब यहाँ पर आप जो है वो देख रहे होंगे कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन ये क्या चीज़ें हैं, ये अभी आगे जाके देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन 10 मिनट दें बस ये कवर हो जाएगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ।
अब गोल्स क्या थे? इसके गोल्स यही थे कि ये चाहता था कि जो हमारी लोअर क्लास है और जो हमारी मिडल क्लास है, उनको एम्पावर किया जा सके और इक्विटेबल सोसाइटी बनाई जा सके। उसके बाद इसने कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कम्युनिज्म। वो कहता था कि जो मिलिट्री भी है ना, वो उसपे भी कम्युनिज्म किया जाएगा। उनको भी ये बताया जाएगा कि उनके पास जो इख्तियारात है ना, गवर्नमेंट उनको कभी भी वापस ले सकती है। तो गवर्नमेंट जो मिलिट्री है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे चलेगी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की इंस्ट्रक्शंस पे चलेगी। इसको वॉर कम्युनिज़्म भी कहा जाता है और ये बेसिकली जो है वो एक मूवमेंट थी बाकायदा तौर पे जो कि चलाई गई थी ताकि कम्युनिज़्म को मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए, मज़ीद इस पे कोई भी अगर कोई इसको वीकन करने की कोशिश कर रहा है तो ऐसा कोई भी जो अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनको ब्रूटली ख़त्म किया जाए। तो इसने 2 टाइप्स की आर्मी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसमें एक थी पीपल्स वॉलंटियर आर्मी जो कि अभी तक है और दूसरी थी पीएलए जो कि वो भी अभी तक है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। सो पीपल लिबरेशन आर्मी जो है वो बेसिकली रिवॉल्यूशन के लिए काम कर रही थी और ये वो लोग थे जो कि लेबर यूनियन से आए थे। जो लेबर यूनियन बनाई गई थी, जो रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, जो लीडर्स थे रिवॉल्यूशन लाने के चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे ये वो लेके आए थे और ये 1927 में एस्टेब्लिश हुई थी और इनका जो है वो मेजर रोल है चाइनीज़ सिविल वॉर में बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ चाइना। और जो हमारी पीपल्स वॉलंटियर आर्मी है ये बेसिकली जो है वो आई थी हमारे पास ये जब कोरियन वॉर हुई थी 1950 वाली और यहाँ पर जो है ना ये आने का ये वॉलंटियर आर्मी बनाने का मकसद ये था कि ये चाहते थे कि कहीं पर भी लोअर क्लास को अगर सप्रेस किया जाए तो ये एज़ वॉलंटियर वहाँ पर रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट जो है वो कहता है कि हमने जो है वो कम्युनिज्म एस्टैब्लिश कर लिया। अब कम्युनिज्म को मेंटेन कैसे रखना है? कम्युनिज्म को मेंटेन इस तरह रखना है कि वो कहता है कि हम हमेशा सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान की बेसिस पे चलेंगे। अब सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान क्या है? वो कहता है कि कभी भी हम इकोनॉमिक प्लान जो बनाएँगे ना, वो लेस देन 5 ईयर नहीं होना चाहिए। जब भी कोई इकोनॉमिक प्लान बनेगा, वो एट लीस्ट 5 ईयर्स का होना चाहिए। और जो हमारे पास नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो बाउंड होगी कि इसी इकोनॉमिक प्लान को फॉलो करे। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये है कि एक गवर्नमेंट आई, उसने ये सोचा कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। दूसरी गवर्नमेंट आई, वो इंडस्ट्री की तरफ चली गई। इससे क्या हुआ कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो वेस्ट हो गई। तो चाइना का ये फोकस है कि जब भी वो प्लान बनाएँगे 5 इयर्स का प्लान बनाएँगे और जो भी नेक्स्ट प्लान बनाया जाएगा वो इन कोऑर्डिनेट्स विद द प्रायर प्लान होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ही स्विच कर जाएँ। तो हमेशा जो प्लान बनाया जाएगा वो इन अकॉर्डेंस टू प्रायर प्लान होगा ताकि जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो वेस्ट ना हो। ठीक है? तो वो कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो रेगुलेटेड बाय स्टेट होगी। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि लोगों की अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, लोग जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन पे करेंगे। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो एग्रीकल्चर में करवा दे, वो चाहे इंडस्ट्री में करवा दे, वो चाहे टेक्नोलॉजी में करवा दे। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान ये है कि सारी की सारी पब्लिक, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर जितने भी लोग हैं एक कंट्री के, वो सारे एक डायरेक्शन में चलेंगे ताकि एक डायरेक्शन में वो प्रॉस्पेरस हो सके, एक डायरेक्शन की वो सक्सेस की पीक पे पहुँच सकें। अब यहाँ पर जो है वो अगेन मैंने रेड में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कि चाइना के बनने से अब तक के 5 इयर्स प्लान है, जिसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो ये था कि ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन पे फ़ोकस कर रहे थे। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड आपको आगे जाके पता चलेगी। सो बेसिकली ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो इकोनॉमिक प्लान था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम एक सोशलिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं एग्रीकल्चरिज़्म में भी और इंडस्ट्रियलिज़्म में भी। उसके बाद इनके जो वो थर्ड जो था वो फोर्थ मॉडर्नाइज़ेशंस थी। और ये मॉडर्नाइज़ेशन जो फ़ोर मॉडर्नाइज़ेशन जो है वो ये फ़ोर मॉडर्नाइज़ेशन इनको इस वज़ह से कहा जाता है क्योंकि ये 20 इयर्स तक जो है वो चलती रही थी, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफेंस सिस्टम और साइंस और एंड टेक्नोलॉजी की मॉडर्नाइज़ेशन के लिए चली थी। उसके बाद इनका जो है वो 4th 5 ईयर प्लान आया था, जिसमें चाइना का जो है फ़ोकस था वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में था और इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडस्ट्री से शुरू हुआ, एग्रीकल्चर से शुरू हुआ और वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे ही है। उन्होंने एकदम स्विच नहीं किया। लेकिन यहाँ पर जो है वो इनका 4th प्लान में ये आ गया था कि हम अपने लिए सेल्फ सफिशिएंसी लेके आएँगे फॉर फूड प्रोडक्शन ताकि हमें किसी और पे रिलाय ना करना पड़े। फिर 5 ईयर प्लान आया जो कि मॉडर्नाइज़ करना चाहता था इकोनॉमी को, तो इन्होंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को लेके आए और ये चाहते थे कि टेक्नोलॉजी के लिए भी हम खुद को सेल्फ रिलायंस लेके आएँ। पहले फूड के लिए सेल्फ रिलायंस लेके आए, अब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के लिए सेल्फ रिलायंस लाना चाह रहे हैं ये। उसके बाद इन्होंने कहा
कि हम इंडस्ट्री के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम अपना वेल एस्टेब्लिश करेंगे। जिनका 6th 5 ईयर प्लान था, उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कंटिन्यू किया इन्होंने। उसके बाद 8th 5 ईयर प्लान आया, जिसमें ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे थे। 9th 5 ईयर प्लान आया तो अगेन सोशल वेलफेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10th में ये क्योंकि अब जो है वो एनवायरनमेंट कंसर्न्स आ चुके थे, तो उन्होंने सोशल वेलफेयर और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे जो है वो बात की। उसके बाद 11th 5 ईयर प्लान है जिसमें ये बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की। तो अगेन आप देख रहे हैं कि एक प्लान जो है वो दूसरे प्लान से अलाइन कर रहा है। उसके बाद 12th 5 ईयर प्लान जो है इसमें वो कहते हैं कि हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी चलेंगे और अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करेंगे, इनोवेशन की तरफ भी जाएँगे। फिर 13th 5 ईयर प्लान आया जो कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सोशल वेलफेयर पे है और इस वक़्त जो है इनका 14th 5 ईयर प्लान चल रहा है जिसे कहते हैं मेड इन चाइना प्लान 2025। ये आप लोगों ने कहीं न कहीं नाम सुना होगा अगर आप करंट अफेयर्स से जो है वो अपडेटेड रहते हैं। तो अब इनका प्लान है मेड इन चाइना प्लान 2025 जिसमें ये चाहते हैं कि हर चीज़ जितनी भी इनकी कंज़म्पशन है, हर चीज़ मेड इन चाइना हो। और दुनिया की मेजॉरिटी कंट्रीज़ में मेड इन चाइना चीज़ें जो हैं, वो सप्लाई की जा सकें। यहाँ तक जो है वो हमारी माओ की फिलॉसफी जो मेजॉरिटी है ना, वो खत्म हो गई। अब हमारा सिर्फ़ एक पॉइंट रहता है जो कि इसने 3 वर्ल्ड थ्योरी दी थी, वो हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन्स ले लेती हूँ। यहाँ पर हमारी आ जाती है 3 वर्ल्ड थ्योरी। 3 वर्ल्ड थ्योरीज़ जो है ना, ये इसने दी थी बेसिकली कोल्ड वॉर के एरा में और इसने कहा था कि जो हमारी दुनिया है ना, वो 3 मेजर ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आ जाते हैं, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वो हैं जो कि कैपिटलिस्ट हैं। ये चाहते हैं ये वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि अपर क्लास हमेशा अपर क्लास रहे, लोअर क्लास लोअर रहे। तो इसमें वो कहता था कि यूरोपियन यूनियन है और जापानीज़ कंट्रीज़ हैं, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो हैं जो कि सोशलिस्ट ब्लॉक है, जिसमें वो सोवियत यूनियन को और उसके एलाइज़ को काउंट करता है और चाइना खुद को काउंट करता है। उसके बाद वो कहता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ वो हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं। ना तो ये फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं, ना ये सेकंड वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन ये न्यूली इंडिपेंडेंट है और ये वेल डेवलप्ड नहीं है। इनको किसी न किसी पे रिलाय करना पड़ेगा जिसमें अफ्रीका और एशिया आ जाता है। अब वो कहते हैं कि ये थर्ड वर्ल्ड थ्योरी जो है ना, वो इस वज़ह से मुझे देने की ज़रूरत थी कि ताकि ये बताया जा सके कि कौन से वर्ल्ड का किस पे इन्फ्लुएंस है। यानी कि मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसपे या तो फर्स्ट वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस होता है या सेकंड वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस होता है। तो वो कहते हैं कि इसमें बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है हमें। वो कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, वो प्रोन टू रिवॉल्यूशन होते हैं। क्योंकि इसमें या तो फर्स्ट वर्ल्ड उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट वन चाहेंगे कि वो उनकी जो है वो थ्योरी पे चलें या सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज़ चाहेंगे कि वो उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे चलें। तो लेकिन वो कहता है कि इसमें ना ज़्यादा अग्रेसिव वो लोग वो हैं जो कि फर्स्ट वर्ल्ड हैं। ये क्यों अग्रेसिव कह रहा है? ये यूएस की बात कर रहा था। ये कहता है कि यूएस जो है ना वो हमेशा अग्रेसिव होता है। वो हमेशा जो है वो वॉयलेंस क्रिएट करता है। वो हमेशा ये चाहता है कि लोग उसका साथ दें और उसके लिए वो बाय एनी मीन्स यूज़ करता है। वो कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ना, इनके ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, ये लोग जो है ना वो इन इधर इनइक्वालिटीज़ हैं, एक्सप्लॉइटेशन है, ऑपरेशंस हैं, तो कहीं न कहीं जो है ना वो लोग या तो फर्स्ट वर्ल्ड या सेकंड वर्ल्ड की बातों में आ जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर जो है ना वो रेवोल्यूशन भी आ सकती है। यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट भी आ सकती है, डिक्टेटरशिप ऑफ लोअर क्लास भी आ सकती है, अगर वो प्रोटेक्टिव पीपल्स वॉर करने में कामयाब हो जाएँ। ये इसकी छोटी-सी थ्योरी थी थर्ड वर्ल्ड थ्योरी, जो कि हमारी इसकी पॉलिटिकल थ्योरी में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो अच्छा होगा। अच्छा जी, अब हम जो है वो समराइज़ वे में देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ माओइज़्म क्या थे। सबसे पहले वो कहता है कि माओइज़्म को एस्टैब्लिश करने के लिए मास मोबिलाइज़ेशन की ज़रूरत है, जिसमें मैसेज में हम पॉलिटिकल कॉन्शसनेस इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लास स्ट्रगल है, जिसमें लोग जो हैं वो अपनी स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए एक इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बनाएँगे किस तरह प्रोटेक्टिंग पीपल्स वॉर करके, यानी पीपल्स वॉर गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। उसके बाद कल्चरल रेवोल्यूशन लेके आएँगे और एंड पे सेल्फ रिलायंस करेंगे। और वो कहता है कि हमने कम्युनिज़्म एस्टैब्लिश करना है जो कि थ्रू पीपल्स कम्यून्स होगा, जो कि इक्विटेबल सोसाइटी होगी और लास्ट में माओइज़्म की फिलॉसफी जो है वो हमें कहाँ पर मिलती है? रेड बुक। ये रेड बुक क्या है? ये एक जो है वो कोटेशंस ऑफ माओ ज़ेडोंग थी, जो कि किसी ने कंबाइन करके एक बुक में लिख दी, जिसे रेड बुक कहा जाता है। ये हमारा जो है वो टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं, अब हम देख लेते हैं। मैं चैट पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात अगर कोई पूछना चाहता है कुछ तो सुनती हूँ। रूलिंग गवर्नमेंट ने अगेंस्ट